गुड आफ्टरनून। एनी डाउट? काफी इजी, मेरे हिसाब से एक भी डाउट नहीं पूछना चाहिए तुमको, है ना? नो डाउट ना? 24 25 में जो लिखा हुआ है ना वही करना चाहिए। उसने कहा है लोकस डिस्टेंस का प्रोडक्ट है बराबर प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस इज λ2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, x√2 प्लस वाई माइनस 1 इंटू डिवाइड बाई √3 इंटू x√2 माइनस, कुछ मिसप्रिंट है ना? हाँ मुझे भी लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है। ये लैम्डा स्क्वायर तो नहीं है? एक बार λ2 की जगह लैम्डा स्क्वायर करके देखना। ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो λ2 नहीं होके लैम्डा स्क्वायर होगा, है ना? हाँ तो अब लैम्डा स्क्वायर करके करना क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके। हो जाता ना क्वेश्चन आराम से कि सर लोकस लिख दिया हमने xy में, फिर वो जो भी कह रहा था करते जा रहे थे। लाइन मीट्स कर्व सी, तो जो भी लोकस है उसमें y को 2x प्लस 1 पुट कर दिया, कर लोगे, है ना? ठीक। लास्ट क्लास आई थिंक कुछ अच्छे कंसेप्ट्स बताए थे मैंने, है ना? पॉइंट का पोजीशन, है ना? तो वो सारे इनइक्वालिटी तुम समझ चुके हो। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर कंसेप्ट रिलेटेड टू पॉइंट विच इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट। ठीक है, यू आर गिवन ए सर्कल, तुमको एक सर्कल गिवन है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैपिटल एस कॉल करते हैं। नाउ यू आर ऑल्सो गिवन ए पॉइंट पी, कहीं भी ले लो, आउटसाइड या इनसाइड, अल्फा बीटा। तो पावर ऑफ ए पॉइंट, तो आई एम टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ पॉइंट पी with respect to circle S, गिवन सर्किल के रिस्पेक्ट में पॉइंट का पावर का क्या मतलब होता है, लेट अस नो अबाउट इट। दिस इज इक्वल टू नथिंग बट S1। तो तुमको एक फॉर्मूले की तरह सीखना है कि पॉइंट का किसी सर्किल से पावर का क्या मतलब है। तो पॉइंट का पावर डिफाइन किया गया है बराबर S1। ठीक, मतलब तुम समझ गए कि फॉर दिस केस व्हाट इज गोइंग टू बी पावर। तो पावर इज गोइंग टू बी दिस विल बी द पावर। फॉर्मूला बेस्ड तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं कि पॉइंट का पावर का मतलब तुमने रट लिया कि सर S1 को पावर कहते हैं। अब जरा इसका मैं ज्योमेट्रिक मीनिंग भी समझा देता हूं। ठीक है, मान लो कि जो पॉइंट मुझे दिया गया है वो आउटसाइड द सर्किल है। ठीक, इफ पॉइंट इज आउटसाइड, तो कई लोग इस बात को जानते हैं कि सर P से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो √S1 होती है ना? PT इज √S1। तो तुम समझ सकते हो कि पावर इज ऑल्सो इक्वल टू PT स्क्वायर। सही। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हो सकता है कि मैंने तुमको पहले भी कभी बताई हो, कि P से यू ड्रॉ एनी लाइन टचिंग
और इंटरसेक्टिंग। ठीक, तो अगर टच कर रही है टी पर, अगर इंटरसेक्ट कर रही है ए पर और बी पर, तो ये जो दो सेगमेंट इंटरसेप्ट हो रहा है बाय द सर्कल ऑन द लाइन, तो ये सर्कल पर दो सेगमेंट डिवाइड हो रहा है, पीए और पीबी। ठीक, तो तुम याद रख सकते हो कि पीए इंटू पीबी इज इक्वल्स टू पीटी स्क्वायर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो पावर को तुम देख रहे हो कितने तरीके से हम बात कर पा रहे हैं कि सर पावर का मतलब होता है कि उस पॉइंट से आप कोई भी कॉर्ड बनाइए, तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी दो पॉइंट पर सर्किल को, तो वो जो दो पॉइंट है ना, दो सेगमेंट, वन इज पीए एंड वन इज पीबी, दैट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू पावर। वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे तुम कोई से भी कॉर्ड बना लो। यू ड्रॉ दिस सी एंड डी, तो यू विल गेट टू नो कि पीसी पीडी प्रोडक्ट इज ऑल्सो इक्वल टू पीटी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे तुम आगे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर तुम प्रूफ करना चाहोगे तो प्रूफ तो खैर बिल्कुल बच्चों टाइप से हो जाएगा, क्योंकि 10th क्लास की ज्योमेट्री है ये, है ना। तो इफ यू वांट टू प्रूव पीटी स्क्वायर बराबर पीए पीबी, तो पी से टेंजेंट, पी से कॉर्ड। ठीक है, तो रटने में भी इजी है ना। इसको तुम ऐसे फील कर सकते हो ना कि जो टेंजेंट है वो सर्कल को 2 पॉइंट पर मीट कर रहा है, लेकिन वो दोनों पॉइंट सेम है। जैसे यहां दो पॉइंट थे ना डिस्टिंक्ट, ए और बी, यहां पर दोनों सेम है, तो रटने में इजी है सर। पीटी इंटू पीटी, यहां पर दोनों डिफरेंट थे, तो पीए इंटू पीबी। अब संभव है कि तुमने स्कूल में कभी पढ़ा हो, तो चलो स्कूल ज्योमेट्री से ही करते हैं ना, कि सर 9th 10th की नॉलेज से करते हैं प्रूफ। मैंने हल्का सा कंस्ट्रक्शन किया, तो देखना तुमने कभी स्कूल में ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, कॉल्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एनी टेंजेंट, ये कोई टेंजेंट है और इस टेंजेंट पर एक कॉर्ड है कांटेक्ट पर, तो ये एंगल बराबर, एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी है, ये एनसीईआरटी में पढ़ाते हैं। ठीक है, ये दो एंगल इक्वल, देखो देखो जल्दी सीखो। तो जिन लोगों ने को नहीं आता है वो आज के बाद नहीं कहेंगे कि हमें नहीं आता है, ठीक है, वरना वो बेचारे जेई के बाद भी यही कहेंगे कि हमें नहीं आता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे याद रखना। और रटने में सिंपल है, देखो टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट से कॉर्ड, और कॉर्ड से जितना टेंजेंट ने एंगल बनाया उतना ही एंगल कॉर्ड अपोजिट सेगमेंट में, है ना। अपोजिट सेगमेंट देखो, जिधर एंगल बनाया उसका अपोजिट सेगमेंट, दैट इज दिस, पर एंगल सेम बनाता है। ठीक, वन लाइन में प्रूफ दे दो, जिसको नहीं सुना है वो अब सुन लेना। अब बता रहा हूं मैं कि सर 10th में अच्छी पढ़ाई नहीं की थी, आईआईटी की तैयारी कर रहा था मैं। ठीक है, तो वो लोग देख सकते हैं जो 10th में जेई में बिजी थे। मैंने ये कांटेक्ट पर 90 एंगल, सही है, तो समझ पा रहे हो कि ये डायमीटर हो गया, जानते ही हो। अब तुम लोग को ये बात अच्छी तरह पता होगी कि डायमीटर जो है वो सरकमफेरेंस पर 90 एंगल बनाती है। तो तुमने मन में सोच लिया होगा कि ये दो एंगल का सम 90, ओरली सोचना, दिस एंड दिस इज 90। और तुम ये भी सोच पा रहे हो कि सर सेम एंगल एंड दिस एंगल, ये एंगल ये भी 90, क्योंकि यहां 90 था ना, यहां 90 था। ठीक, वो बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी, डायमीटर मेक 90 एट सरकमफेरेंस, तो ये 90 था, तो ये दो एंगल का सम भी 90। तो मानते हो ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव हो गए, है ना, कि सर ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए।
और अब तो तुम जानते हो ना, कॉर्ड मेक इक्वल एंगल इन सेम सेगमेंट। तो क्यों दिस कॉर्ड मेकिंग दिस एंगल एंड सेम कॉर्ड मेकिंग दिस एंगल। तो बात क्लियर कि सर हो गई प्रॉपर्टी प्रूफ, है ना। और इस प्रॉपर्टी का नाम याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, यूजफुल। तो अब अपनी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। फिगर आई कंस्ट्रक्टेड, ठीक। तो यू कैन इजिली प्रूव कि पीटी ए ट्राइंगल एंड पीबीटी ट्राइंगल दे आर सिमिलर। पीटीए इज सिमिलर टू पीबीटी, है ना। फट से बता देना, सिमिलर ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं। कुछ लोगों को ये बात पता होगी। तो देखो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना। अभी अभी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम सीखी है, तो उसकी मदद से कह सकते हो कि टेंजेंट से कॉर्ड का जो एंगल बना, कॉर्ड इन अपोजिट सेगमेंट विल मेक सेम एंगल। तो मानते हो कॉर्ड 80 इन अपोजिट सेगमेंट, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये दोनों ही ट्राइंगल में ये कॉमन एंगल है कि सर पी एंगल तो कॉमन है। तो अगर दो एंगल सेम होते हैं तो अब तुम बुद्धि लगा के बोल सकते हो कि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्राइंगल सिमिलर। और अब तुम प्रोपोर्शनैलिटी लॉ लगा दो, है ना। तो प्रोपोर्शनैलिटी लॉ लगा के पीटी, तुमको सिमिलर ट्राइंगल में प्रोपोर्शनल लगाना आना चाहिए ना कि सर वो इक्वल एंगल का अपोजिट। तो पीटी का अपोजिट एंगल ये है, तो बड़े ट्राइंगल का ये एंगल कौन सा है, ये है, इक्वल टू दिस है ना। तो इसका मतलब है ये किसका अपोजिट है, ये पीबी का अपोजिट है। पीटी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू, नाउ स्मॉलर ट्राइंगल पीए, पीए का अपोजिट एंगल इज दिस पीए, और फिर ये एंगल इन दिस ट्राइंगल कौन सा है, ये एंगल है। तो ये किसका अपोजिट है, पीटी का। तो मानते हो आई प्रूव्ड द थ्योरम पीटी स्क्वायर इज पीए पीबी। हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक। और बाकी तुम लोग जानते हो कि सर वो 9th-10th में जेई की तैयारी कर रहे थे, तो वो लोग फिर इसको साइन लॉ से कर ले कि सर इस ट्राइंगल पे जाइए, साइन लॉ लगाइए, है ना। इन तीनों एंगल को नाम दे देना। फिर इस ट्राइंगल पे जाना, तीनों एंगल को नाम दे देना, है ना। तो वही एंगल्स होंगे जो यहां बने थे, सही है। तो यूजिंग साइन लॉ ओवर दिस ट्राइंगल, यूजिंग साइन लॉ ओवर दिस ट्राइंगल, ऑल्सो यू विल बी एबल टू प्रूव द प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सवाल नहीं है, ये थ्योरम है, ठीक है। स्टैंडर्ड थ्योरम है, थ्योरी सारी किताबों में एक जैसी होती है ना। तो पॉइंट इज क्लियर, फाइन। अब जैसे तुम कहोगे कि मुझे पीसीपीडी का प्रूफ दो, तो यार पीसीपीडी के लिए कोई प्रूफ नहीं देगा। वो कहेगा कि एक काम करो, देखो पीसीपीडी, तो वो कहेगा पी से एक और टेंजेंट बनती है ना। कुछ लोग फील कर पा रहे हैं ना कि सर इस पॉइंट से एक और टेंजेंट बनेगी। तो क्या सी और डी और ये टेंजेंट, जैसे मैंने टी और ए बी को प्रूफ दे दिया अभी, तो क्या तुम सी डी और इस पॉइंट को लेकर के सेम प्रूफ नहीं बता दोगे मुझे। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ जानी चाहिए कि सेगमेंट्स का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। हाँ, वो बीपीटी डायरेक्टली तो बोला मैंने, है ना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डायरेक्टली लगाई है मैंने, ठीक है। साइन लॉ थोड़ी बताया। पहले तो मैंने स्कूल मेथड से प्रोपोर्शनैलिटी से तो बताया था कि कैसे साइड्स को प्रोपोर्शनल करते हैं। वो तो फिर मैंने 9th-10th में जेई वालों को बताया कि जिनको 9th-10th नहीं आता है, ओनली दे नो जेई, तो उनको बताया मैंने कि दे कैन डू यूजिंग साइन लॉ ऑल्सो।
ओके, अब बात आती है कि जैसे मैंने अभी क्या डिस्कस किया, मैंने पॉइंट आउटसाइड डिस्कस किया, ठीक। तो पॉइंट आउटसाइड के लिए तुमको पावर का मतलब समझ में आया। अब चलो पॉइंट इनसाइड की बात करते हैं कि अगर पॉइंट इनसाइड द सर्किल हुआ तो दिस इज द पॉइंट, ठीक। तो भी यू ड्रॉ कॉर्ड, तुम पी से कॉर्ड्स बनाओ, ठीक, ए बी। तो पॉइंट पी जो है ना, उन कॉर्ड्स को सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, पी ए पी बी। तो दिस प्रोडक्ट इज स्टिल गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, सेम रहने वाला है। कैसे भी कॉर्ड बनाओ, सी डी, पी सी पी डी, ये अभी भी प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, सही है। अब तुम सोच रहे होगे कि सर इसका पावर से क्या रिलेशन है, अभी पावर से बात करते हैं, ठीक। तो वॉट एवर कॉर्ड यू ड्रॉ थ्रू पी, तो वो जो दो सेगमेंट पी डिवाइड करेगा ना कॉर्ड को, वो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है, ठीक। अब तुम मानते हो आउट ऑफ इनफाइनाइट कॉर्ड्स कोई एक कॉर्ड तुम इमेजिन कर सकते हो कि सर एक कोई कॉर्ड ऐसा होगा जिसके लिए पी मिड पॉइंट बन जाएगा। सोचो इस बात को। जल्दी से हाँ बोलो कि हाँ ये बात समझ में आई। देयर विल एग्जिस्ट अ कॉर्ड फॉर विच दिस इज द मिड पॉइंट, सही है। तो आई एम कॉलिंग इट लेट्स से ई, लेट्स से एफ। तो एग्री करते हो, दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो इक्वल टू पीई इंटू पी एफ विच इज पीई स्क्वायर, सही। अब मुझे लगता है कि जिसको थोड़ी भी अकल है वो जानता है कि सर कॉर्ड को देखते ही जो मुझे विचार आता है वो ये कि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालो। अब जैसे ही कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला मैंने, अच्छा प्रूफ, यार प्रूफ मैं बताना ही भूल गया, एक्चुअली इतना लल्लू था ना कि बताने का मन ही नहीं हुआ, है ना, कि यार ये दो ट्राइंगल सिमिलर किसी छोटे बच्चे को भी दिख रहा होगा कि सर ये देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो ये सिमिलर है ना। कुछ लोगों को समझ में आया कि ये जो कॉर्ड बनाई थी आपने ए और बी और सी और डी, इसको आप डायरेक्टली ये दो ट्राइंगल सिमिलर की मदद से कर दीजिए। अब इन दो ट्राइंगल पे प्रोपोर्शनैलिटी लॉ लगाओ, डायरेक्ट आंसर ए बी सी डी। तो आई थिंक प्रोपोर्शनैलिटी लॉ पीए, सॉरी पीए अपॉन पीए किसके अपोजिट एंगल है, ये एंगल का। तो इस ट्राइंगल में सेम एंगल का कहां बन रहा है, सेम एंगल यहां बन रहा है। तो आई थिंक ये एंगल किसका अपोजिट है, पीडी का, पीए अपॉन पीडी बराबर। अब मैं पीसी ले रहा हूं इन दिस ट्राइंगल पीसी, तो पीसी ने कौन सा एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, मतलब पीसी का अपोजिट एंगल ये है। तो इस ट्राइंगल में सेम एंगल कहां बन रहा है, तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है यहां। तो ये किसका अपोजिट है इन दिस ट्राइंगल, ये पीबी का अपोजिट है, सही है ना। तो आई थिंक पीबी, तो आई थिंक यू गॉट द प्रूफ कि फॉर इंटरनल पॉइंट ऑल्सो फॉर्मूला इज स्टिल वैलिड। तो नॉट ओनली एक्सटर्नल पॉइंट, ऑल्सो फॉर इंटरनल योर फॉर्मूला होल्ड्स कि पी से कॉर्ड सर्किल को दो पॉइंट पर मीट करेगी। तो वो जो कॉर्ड को पी ने डिवाइड किया दो सेगमेंट में, वन इज पी ए वन इज पी बी, दैट प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, ठीक। तो अब मैं इसी बात को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं कि ऐसी और भी कॉर्ड होंगी ना। तो वन कॉर्ड आई हैव टेकन लाइक दिस जिसके लिए पी इज द मिड पॉइंट, ठीक। तो यू अंडरस्टूड कि इट इज पीई स्क्वायर। अब एज आई सेड कि कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला मैंने, तो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कॉर्ड के मिड पॉइंट पर पड़ेगा। मैं ईएफ कॉर्ड की बात कर रहा हूं, ईएफ, सही। तो ये सेंटर है, नहीं सी नाम मत दो क्योंकि सी तो यूज हो चुका है, ओ।
तो आई थिंक नाउ यू कैन फॉलो कि सर पीई स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम इज ओई स्क्वायर, ओई मतलब रेडियस है ना, ओई इज रेडियस माइनस ओपी स्क्वायर। मानते हो ये जो आंसर है ये ही -S1 है, लिख लो चाहो तो, इस P पॉइंट को कुछ मान लो अल्फा बीटा, एंड व्हाट इज दिस, O इज व्हाट -G -F। सही, सेंटर था ना बेचारा, तो G स्क्वायर F स्क्वायर -C माइनस अल्फा प्लस G होल स्क्वायर बीटा प्लस F होल स्क्वायर। नाउ इफ यू एक्सपैंड, तो एक्सपैंड करने से देख लो कितना आंसर आ रहा है, कि आंसर आई एम गेटिंग इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2G अल्फा 2F बीटा प्लस C। तो दिस टाइम योर आंसर इज -S1। समझ गए? तो पावर को तुम लोग रिलेट कर सकते हो कि अगर पॉइंट अंदर हुआ तो पावर जो है वो -PA इंटू पीबी है ज्योमेट्रिकली। ठीक, बाकी फॉर्मूला तो सब लोगों ने रटी रखा है कि सर पावर होता है S1, और ऑब्वियसली तुम लोग समझते हो कि अगर पॉइंट अंदर हुआ तो S1 आएगा नेगेटिव। ठीक, गॉट इट? तो PA PB इज नथिंग बट माइनस ऑफ पावर। रिमेंबर क्विकली, इजी। किसने कहा पावर ऑलवेज पॉजिटिव? कैसी बात कर रहे हो? अभी तो बताया था S1 नेगेटिव S1 पॉजिटिव, सामने निकल के आ रहा है पावर नेगेटिव, देन पॉइंट लाइज इनसाइड। पावर पॉजिटिव लाइज आउटसाइड। तो एक तरह से तुम समझ सकते हो कि मैं पॉइंट लाइंग इनसाइड, पॉइंट लाइंग आउटसाइड को पावर से भी रिलेट कर सकता हूं। तो एज ए पावर भी याद कर सकते हो कि कंडीशन फॉर पॉइंट टू लाई आउटसाइड, तो कहना उस पॉइंट की जो पावर है वो पॉजिटिव होगी सर्कल के रिस्पेक्ट में, और अगर पॉइंट इनसाइड है तो कह देना कि पॉइंट की पावर नेगेटिव होगी। ऑब्वियसली मयंक, इतनी बुद्धि अपने को खुद को लगाते रहना चाहिए, ठीक है ना, कि पीए पीबी न्यूमेरिकली हमेशा पावर के बराबर आ रहा है, न्यूमेरिकली, है ना, लेकिन पीए पीबी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए तुम बुद्धि लगा के खुद से मॉड S1 खुद लिख सकते थे कि पीए पीबी मॉड S1 हुआ, ठीक है ना, whether the point is outside, whether the point is inside। इजी। तो पॉइंट की पावर का मेरे हिसाब से तुमको मतलब समझ में आ गया, ठीक। नॉट जस्ट बाई S1 यू कैन रिलेट कि यार पावर को हम लोग एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी दे सकते हैं कि पॉइंट से जो कॉर्ड बनेगी वो पॉइंट जिस सेगमेंट में डिवाइड करेगा का कॉर्ड को, उसका प्रोडक्ट है ना, पीए इंटू पीबी, या तो वो पावर के बराबर आएगा या वो माइनस पावर के बराबर आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि पॉइंट अंदर है या पॉइंट बाहर है, ठीक। चलो थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। सर्किल का इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म।
वैसे तो ये तुम्हारे लिए बहुत इजी सा कंसेप्ट है। सर्किल तुम लोग क्या समझते हो कि सर सेंटर दे दो, रेडियस दे दो, यही तुम चाहते हो ना। गिवन द सेंटर, मान लेते हैं अल्फा बीटा सेंटर है, रेडियस मान लेते हैं आर, आई नो द सेंटर, आई नो द रेडियस, ओके। पॉइंट मूविंग इन प्लेन, satisfying condition, distance from alpha beta is r। तो थोड़ा सा पैरामेट्रिक फॉर्म से तुम कंफर्ट होने लगे होगे कि सर पैरामेट्रिक फॉर्म में करना क्या होता है, कोई भी जनरल पॉइंट को किसी पैरामीटर के टर्म में लिखना होता है। तो लेट्स टेक अ जनरल पॉइंट। अब मैं एच के नहीं लिख के मैं एक्स वाई डायरेक्ट लिख रहा हूं। सपोज ये एक्स वाई है, सही। तो तुमने स्ट्रेट लाइन में पैरामेट्रिक पढ़ा होगा ना कि काश मुझको ये जो लाइन है इसका इंक्लिनेशन पता होता, काश। तो ये तुम्हारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखा दी मैंने। ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ओके। तो मानते हो अगर ये एंगल थीटा हो जाए, ले लिया जाए, तो जो तुम पैरामेट्रिक फॉर्म स्ट्रेट लाइन में पढ़ के आए हो उसकी हेल्प से तुम बोल दोगे कि वी कैन राइट x इक्वल टू अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, सही है ना, एंड y इज बीटा प्लस आर साइन थीटा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इसमें कोई मुझे सोच के बताएगा कि सर पैरामीटर कौन है, बताओ। पैरामीटर का मतलब समझते हो, जिसको मैं आर्बिट्ररी रियल वैल्यूज दे सकूं। तो विच विल बी द पैरामीटर इन दिस। हैप्पी बर्थडे आशीष, राइट। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट क्विकली, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं अभी। तो पैरामीटर इज वेरी कौन हो रहा है, तो कोई एक मूर्ख कह रहा है कि आर वेरी कर रहा है सर इसमें। अगर ये आर वेरी करता ना तो फिर लोकस सर्किल नहीं होता है। आर बेचारा तो कांस्टेंट है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट। तो आर इज नॉट अ वेरिएबल, दिस टाइम वेरिएबल इज थीटा, ठीक है ना। तो कई लोगों ने सही जवाब दिया है, थीटा इज अ पैरामीटर, या यू कैन से कि सर थीटा वेरी। थीटा को आपको जो मर्जी हो आप ले लो, ठीक। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी यू कैन चूज एनी वैल्यू। हालांकि अननेसेसरी कोई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी क्यों लेगा, जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे कि मेरा तो 0 से 2 पाई लेने से ही काम हो जाएगा। आप यही चाहते हो ना कि इस सर्किल का हर एक पॉइंट कवर हो जाए। तो अननेसेसरी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी वेरी कराने के बजाय डोंट यू थिंक कि इफ यू वेरी 0 to 2 पाई you will obtain every point on circle। जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ। तो वैसे मैं बाउंड नहीं कर रहा हूं तुमको कि थीटा तुम 0 से 2 पाई ही ले सकते हो, ऐसा मैं तुमको बाउंड नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग हैं कि सर मेरा काम है सर्किल के सारे पॉइंट कवर करना, तो मैं तो अपने कन्वीनियंस के लिए सिर्फ थीटा को 0 से 2 पाई अगर वेरी कराऊं तो आई विल ऑब्टेन ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्किल, ठीक। अब जरा इसी में मुझे बताना, ये तुमने आंसर दिया कि सर ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता है सर्किल, है ना। तो इसमें वेरी करता है क्वांटिटी थीटा। अगर मैं कहूं कि आर वेरी, तो बताओ कि अब ये लोकस क्या कहलाएगा। नाउ व्हाट इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट। अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा अगर आर वेरी करे तो। जल्दी से आंसर करो। x बराबर अल्फा प्लस आर कॉस, y बराबर बीटा प्लस आर साइन, ऑल आर कांस्टेंट, ओनली आर वेरी, है ना। तो कुछ लोगों ने पढ़ाई की है, ठीक। इतनी जल्दी मतलब वॉश आउट होना मतलब वाकई में सरप्राइजिंग है, ठीक।
कि सर अभी तो स्ट्रेट लाइन का आज ही शीट खत्म हुई है और आज ही हम स्ट्रेट लाइन भूल गए। तो आर अगर वेरी हुआ तो योर आंसर इज स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब बताना, मैं डिफरेंट डिफरेंट बात कर रहा हूं। अगर आर भी वेरी कर रहा है, थीटा भी वेरी कर रहा है, देन व्हाट विल दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट? आर वेरीज, थीटा ऑल्सो वेरीज। ठीक है मनन, दिस टाइम योर आंसर इज एंटायर प्लेन, पूरा प्लेन हो गया है ना, कंप्लीट एक्स वाई प्लेन। दिस इज माई आंसर। क्योंकि लोग कहेंगे कि सर देखिए काम करिए, आर की वैल्यू को फिक्स ले लीजिए 2 और थीटा को वेरी करिए तो एक सर्किल 2 रेडियस का मिल जाएगा। ठीक, फिर कहेंगे कि आर की नई वैल्यू ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 3, तो तुमको लगता नहीं कि सर नए रेडियस पर सारे एक सर्किल मिल जाएगा। तो इस तरह से तुमको लगता नहीं कि मैं तुमको पूरा एक्स वाई प्लेन कवर करा दूंगा। समझ पा रहे हो? यू विल बी एबल टू ऑब्टेन एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। तुम्हारा पॉइंट से डिस्टेंस भी चेंजिंग है, तुम्हारा एंगल भी चेंजिंग है, तो यू विल बी एबल टू ऑब्टेन एवरी पॉइंट इन प्लेन। ठीक, अब आंसर करना है ना। दिस ऑल्सो इज फिक्स्ड, सर सब कुछ फिक्स्ड है। अब आंसर क्या होगा? आर एंड थीटा आर ऑल्सो फिक्स्ड। बताओ भाई। नाउ दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट व्हाट? पॉइंट, बिल्कुल। सर नाउ योर आंसर इज पॉइंट। अल्फा बीटा से गिवन डिस्टेंस पर, गिवन डायरेक्शन पर सेगमेंट नहीं मिलेगा गधे। ठीक है, डिस्टेंस 5 दी गई है, तो 5 डिस्टेंस पर ना एक पॉइंट मिलेगा। तुमसे कहूं π/3 एंगल और डिस्टेंस 5, तो तुमको एक पॉइंट मिलेगा, सेगमेंट नहीं मिलेगा। इजी। तो अब यार इतनी छोटी छोटी बातों को रटने का लोड मत लेना, ठीक। तो I think you got the idea कि your equation of circle in parametric form we can express like this. Fine, easy. तो संभव है तुमसे कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ ले, राइट दिस इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। चलो लिख के दिखाओ, खुद क्रिएट करो, फिर मैं टैली करा दूंगा। राइट द इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, मुझे लगता है सबका हो गया है ना, कि सर बहुत इजी था। x-1 होल स्क्वायर, y-2 होल स्क्वायर, -10, यही हुआ ना इक्वेशन। कुछ गलत हो तो बता दो एक बार, सही है ना। तो योर रेडियस इज √10, so you can write answer in parametric form like this: 1 plus √10 cos theta. This is what parametric form is. Any point on circle you can represent like this. और तुम थीटा का मतलब भी समझ पा रहे हो, ध्यान रखना कि सर खाली पैरामीटर थीटा ही नहीं, हम आपको थीटा का मीनिंग भी समझा पा रहे हैं कि थीटा है क्या, है ना। तो तुम फील कर पा रहे हो ना कि थीटा एंगल है जो कि वो पॉइंट सेंटर से आप ज्वाइन करेंगे
तो ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा, है ना, ये मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन दिखा दी, तो तुम समझ पा रहे हो कि सर एंगल विच पॉइंट आफ्टर ज्वाइनिंग टू सेंटर मेक विथ एक्स एक्सिस इज योर थीटा। इजी है ना, अब तक आसान लग रहा है ना कि सर सर्कल्स काफी आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके थ्रू हमारा 10th क्लास का बैकलॉग भी दूर हो रहा है। अब हम अपने छोटे भाई बहन को गाइड कर सकते हैं ना, वरना तो शर्म आ जाती कि हो सकता है कि कोई सवाल पूछता और तुम अटक जाते। ठीक, तो तुम्हारे सुधर गए, 10th क्लास सुधर गई तुम्हारी, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मैं उड़ा के पढ़ाता हूं, मुझे लगता है कि मैं लोगों की 9th 10th सुधार देता हूं। ठीक, ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। क्विकली, हाँ हाँ, थीटा पर कोई तुमको कंस्टेंट नहीं डाल रहा है भाई, कोई भी 2 पाई लेंथ ले सकते हो, -पाई से पाई भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। क्वेश्चन कॉपीड। हो गया? नहीं, गलत आंसर लिखा है मेरे ख्याल से। ओरिजिन जो है वो तो सरकम सेंटर है, तो इतना ऑब्जर्वेशन होना चाहिए सभी का कि जो ट्रायंगल एबीसी का वर्टिसेस है सबका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है। ठीक, और कुछ लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सरकम सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक, तो बाय ऑब्जर्वेशन 0,0 इज सरकम सेंटर।
ये बात समझ में आई। अब सरकम सेंटर, भाई तुम्हारे पास तीनों कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट, ठीक। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर बिकॉज आई नो ए बी सी तो मेरा सेंट्रॉइड भी निकल गया? आई नो सेंट्रॉइड, आई एम डिनोटिंग जी, तो दैट इज सिग्मा कॉस थीटा अपॉन 3 सिग्मा साइन थीटा अपॉन 3। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को क्लिक कर गया। यूज द प्रॉपर्टी एच जी ओ, ये प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ की थी जितना मुझे याद है। कोई मुझे याद दिलाओ, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में मैंने एच जी ओ का प्रूफ दिया था ना, 2:1। हाँ हाँ हाँ, दिया था, मत याद दिलाओ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हम इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। कुछ लोगों को ये बात याद है ना कि सर किसी भी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर 2:1, है ना। प्रूफ भी दिया था और बताया भी, है ना। विथ प्रूफ बात करता हूं, तुम तो जानते हो, है ना, बगैर प्रूफ के तो बात ही नहीं करता। तो इट इज ऑलरेडी डन। तो नाउ आई नो जी, नाउ आई नो ओ। तो बस अब कुछ लोगों को सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल रेशियो लगाना आता है ना। हर कोई इतना बुद्धू तो है नहीं कि सर सारे सवाल हम इंटरनल से करते हैं। जो बहुत बुद्धू बच्चे होते हैं वो लोग सिर्फ इंटरनल रेशियो से ही सारे सवाल करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो आई एम श्योर कि तुम्हारे लोग तो ऐसे लोग हो नहीं तुम, है ना, कि तुम लोग तो पढ़ते हो भाई। तो आई थिंक जी और ओ पर क्या सेक्शन लगाने से एच मिलेगा, तो तुम समझ गए कि सर 3:2, है ना। तो 3 मल्टीप्लाइड विथ जी माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ ओ अपॉन 3 - 2, है ना। यही होता है ना एक्सटर्नल रेशियो फॉर्मूला। तो योर आंसर फॉर ऑर्थो सेंटर, लगा लो जी लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, तो योर फाइनल आंसर इज, इतना लल्लू क्वेश्चन था ये कि सर ये है आंसर। इज द ऑर्थो सेंटर, वेरी इजी राइट। गुड क्वेश्चन, वाई ओरिजिन इज सरकम सेंटर। बाकी लोग भी सोचे इस बारे में, है ना, वाई ओरिजिन इज सरकम सेंटर। डन। नेक्स्ट।
फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंगल चॉइस प्रॉब्लम। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना। पहले हम लोग कुछ सेलेक्टेड ही करेंगे, अगर समय बचा तो बाकी भी करेंगे, है ना। तो ये कल का होमवर्क बता रहा हूं मैं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है ना होमवर्क लिखने का, तो इसलिए मैंने लिख दिया। बस इतना बहुत है, आई थिंक एक दिन के लिए इतना ही बहुत है ना। हो गया। हाँ, पिंक बुक, ये है वो बुक, ठीक। एडवांस प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इजी है, चिंता मत करो। इससे तुमको एग्जाम का एक फील मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। प्रॉब्लम इज डन। अब धीरे धीरे मुझे टाइम मिलेगा, है ना, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि सर्कल खत्म होने के बाद थोड़ा सा मैं थ्योरी का पेस डाउन करूंगा, कि अब थोड़ा सा ब्लैक बुक, पिंक बुक, इसको भी थोड़ा सा उठाएंगे, है ना। इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस देखे तो सही किस तरह के अच्छे सवाल एग्जाम में आते हैं। आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज डन, राइट। कंस्ट्रक्ट कर लो ना, कुछ भी कन्वीनियंट फिगर बना लो। दिस इज द गिवन सर्कल, ये सर्कल है, सेंटर सी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन एक्स एक्सिस इज ए, ठीक, ऑन वाई एक्सिस इज बी। फाइन। तुम इस सर्कल का सेंटर और रेडियस मान सकते हो ना, कि सर ये तो नोन सर्कल है, तो आई नो इट्स रेडियस, आई नो इट्स सेंटर, लेट्स से अल्फा बीटा। P is a variable point. P you can take any point on circle. ये वेरी कर रहा है, ठीक है। P is a variable point. Find the locus of centroid. तो यार बहुत इजी क्वेश्चन है कि सर जिसका लोकस निकालना होता है मैं उसे एच के कॉल करता हूं, ठीक। भाई जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, वो बाद में कभी कर लेना, ठीक है, कि सर शायद जेई के बाद तक और आ जाए, ठीक है, तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जिनके पास है वो लोग करके आ जाएंगे। क्योंकि लिस्ट ऑफ बुक्स लॉन्ग बैक तुमको बताई गई थी, है ना। तो अब जो है ना स्लोली स्लोली ब्लैक बुक, पिंक बुक, मे बी समडे फ्रॉम येलो बुक। तो सेंट्रॉइड, तो अब जिसे अकल है वो फील कर पा रहा है कि सर ये अल्फा, ये बीटा। पीडीएफ वालों के तो खैर क्या होता है ना, जो लोग पीडीएफ से रैंक करते हैं ना, तो अगर उस बच्चे की 1000 रैंक आनी है और मान लो कि वो पीडीएफ यूज करता है, तो बस ज्यादा कुछ नहीं, उसकी जो रैंक होती है ना वो 1000 ही रहती है, बस एक पीछे जाकर के एक 0 ऐड हो जाता है, ठीक है। कि दोज हु यूज पीडीएफ उनकी रैंक 1 डिजिट बढ़ जाती है, ठीक है। इसको अप्लाई करके देखना फिर बताना, ठीक है। तो आई थिंक सेंट्रॉइड, तो P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या, मन में करो ना कि सर इसको x, y, तो जिसको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आता है x प्लस अल्फा प्लस 0 अपॉन 3, तो आई थिंक दिस कोऑर्डिनेट विल कम आउट 3h माइनस अल्फा। समझो ये मैंने क्या किया, समझो समझो, ठीक है। इसी तरह से सेंट्रॉइड ऑफ का y कोऑर्डिनेट, तो दैट इज k, तो k बराबर, इसको y मन में पढ़ो, y
प्लस 0 प्लस बीटा, y प्लस 0 प्लस बीटा अपॉन 3 इज k, तो यू विल गेट 3k माइनस बीटा। सही। तो बस अब तो तुम कह सकते हो कि P लाइज ऑन सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन तो पता है ना तुमको, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा रेडियस r। तो कुछ लोग समझ पा रहे हो ना कि ये है आपकी सर्कल की इक्वेशन गिवन। तो आई थिंक यू विल सेटिस्फाई पॉइंट P टू दिस, P लाइज ऑन इट, राइट। मतलब 3h माइनस 2 अल्फा। हो गया आंसर कि सर लोकस। तो तुम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो कि लोकस जो है दैट ऑल्सो कमिंग टू बी अ सर्कल। भाई सर्कल कंप्लीटली नोन है, एटलीस्ट इतना तो समझो, ऑन अ सर्कल विथ सेंटर एट सी। तो सर्कल, नोन सर्कल का मतलब ही यही हुआ ना कि उसका रेडियस भी मालूम है, उसका सेंटर भी मालूम है, तभी तो नोन सर्कल कहलाएगा। वरना फिर सर्कल तो सोचो सोचो, अगर रेडियस को वेरी कराएंगे ना तो पूरा 2D प्लेन मिल जाएगा कि सर एक बार 0 रेडियस का, एक बार 0.001 रेडियस का, है ना। तो इस तरह से अगर करोगे ना तो वो एक सी पॉइंट को नोन पॉइंट लेकर के भी पूरा 2D प्लेन कवर हो जाएगा, अगर तुम आर को वेरी कराओगे तो। ठीक, तो इतना तो अपने को समझना पड़ेगा कि सर्किल वॉज कंप्लीटली नोन। इसका एक एक्चुअली देखो, मुझे क्या है ना, मुझे अच्छे बच्चों को पढ़ाने की आदत है। मुझे सिर्फ उन लोगों को पढ़ाने की आदत है जो टीचर की बात को मानते हैं। ठीक है, बाकी लोगों को तो मैं खुद ही कहता हूं कि यार यहां क्या कर रहे हो, है ना, दिस इज द रॉन्ग प्लेस फॉर यू, राइट। तो मैं उन बच्चों के हिसाब से ही सोच पाता हूं, राइट। तो उनको मैंने देखा है कि वो लोगों को कुछ भी आप सजेस्ट कर दो वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ठीक, और पढ़ाना भी जो है ना, मैं उन बच्चों के हिसाब से ही डेवलप करता हूं। मैं ये सोच के चलता हूं कि यार तुम्हारे में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे, तो उनको माइंड में रख करके फिर मैं टीचिंग में भी कई चीजें जोड़ता रहता हूं कि यार ये आइडिया बताऊंगा ना तो देखना ये इन बच्चों को फायदा देगा, और ये कहीं किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में ऐसे कंसेप्ट भी सोच पाएंगे। ठीक, तो अभी देखो, टेकिंग इन माइंड दोज स्टूडेंट्स, देखो कुछ अच्छे मेथड्स भी बता देता हूं। तो जो बच्चे जिनकी थोड़ी ज्योमेट्री अच्छी है वो किस तरह से सेम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि जो पिछला सॉल्यूशन है वो दी बेस्ट है, नो डाउट। ठीक, लेकिन फिर भी है ना, आदत होती है कि सर हमने ऑल्टरनेट मेथड से कर लिया। तो फॉर सच स्टूडेंट्स, ए, बी और ये सी, ठीक, इंटरेस्टेड इन पीएबी ट्राइंगल सेंट्रॉइड। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो सेंट्रॉइड होता है ना, सेंट्रॉइड वो मीडियन पर लाई करता है, जानते ही होगे अच्छी तरह से। तो पी से मैंने मीडियन बनाई, तो ए बी का मिड पॉइंट मान लो ये है मीडियन। ठीक, मान लो ये है सेंट्रॉइड जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। ठीक, कि सर मुझको इस पॉइंट का लोकस निकालना है। अब मुझे क्लिक किया कि यार पीएबी ट्रायंगल देख रहे हो ना, साइमल्टेनियसली मुझे सीएबी ट्रायंगल का भी थॉट आया कि यार अगर मैं सीएबी ट्रायंगल को देखूं और वहां भी मैं सी से मीडियन बनाऊं,
मीडियन फ्रॉम सी, तो मानते हो वो भी इसी पॉइंट पर आएगा, ये भी मीडियन है फॉर दिस ट्राइंगल, ठीक। अब जो सेंट्रॉइड CAB ट्राइंगल का होगा वो इस लाइन पर लाई करेगा, कहीं दिखा दो। आई एम डिनोटिंग इट G डैश, राइट। तो G डैश सेंट्रॉइड है CAB का। अब तुम तो जानते हो ना कि सर वो सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी भी लिखी दो, 2:1, 2:1, 2:1, सही। अब तुम्हारे मन में थॉट आ रहा होगा कि अगर मैं इसे कुछ D मान लेता हूं, इफ आई टॉक अबाउट PDC, PDC, ठीक। तो मानते हो जो G डैश है, G डैश, इसने 1:2, 1:2 में डिवाइड किया। सोच पा रहे हो कि सर PD और PC को G डैश ने 1:2 में डिवाइड किया। इसका मतलब है G डैश इज पैरेलल टू वो सिमिलर ट्राइंगल, कि सर ये लाइन पैरेलल होनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये सेम रेशो है, तो ये सिमिलर पैरेलल होना पड़ेगा, मतलब सिमिलर ट्राइंगल का थॉट कि सर दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। देखो ना, एक तो कॉमन एंगल, वन इज कॉमन एंगल एंड वन इज रेशियो, कि सर रेशियो सेम। तो इतना थॉट बहुत होता है ना ये बताने के लिए कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो ये पैरेलल है। अब अगर पैरेलल है तो मानते हो ये दो लेंथ का रेशियो G डैश और PC मानते हो, PC तो रेडियस है R, तो अभी तुमने रेशियो कितना बोला था, 1:, टोटल, दैट इज DG:DP, मानते हो 1:3। इसी तरह से दिस ऑल्सो 1:3। तो व्हाट अबाउट दिस, दिस इज व्हाट, 1:3। तो कुछ लोगों को बात समझ आई कि सर ये G डैश जो है ना, ये आपका R/3 आ गया। तो अब मुझको एक बात बताओ, ये जो BCA ट्राइंगल था, मानते हो उसके तो तीनों वर्टिसेस नोन है। आई नो कैपिटल C, आई नो कैपिटल B, आई नो कैपिटल A, तो इसका मतलब है आई नो G डैश। तो मानते हो G डैश इज ए फिक्स पॉइंट, बुद्धि लगाओ। तो क्या तुमको समझ आया कि सर लोकस ऑफ पॉइंट G such that its distance from a fixed point is constant R/3। इसका मतलब है G will lie on a circle with center G dash with radius R/3। तो you can do like this also। सोचो, है ना। 9th क्लास मैथमेटिक्स नहीं, 9th 10th क्लास। तो मैं ऐसा कोई तुमको फोर्स नहीं करूंगा कि हर क्वेश्चन में इस तरह के ऑल्टरनेट सोचो। अगर आसानी से दिख जाए तो बढ़िया, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। तो मेरे पास है ना वो पिछला मेथड, G डैश का कोऑर्डिनेट निकाल दो, ठीक है। तुम्हारे पास C है, तुम्हारे पास A है, तुम्हारे पास B है, तो तुम्हारे पास G डैश है, बस। तो आई नो G डैश, आई नो R, इक्वेशन तो कोई भी लिख लेगा, ठीक। अरे फोटो खींच लो यार, तुम तो बाद में स्लाइड देख सकते हो, है ना, ठीक है, ओके। आई थिंक मैं लाइन और एक सर्कल के बारे में भी डिस्कस कर चुका हूं, है ना। रिमेंबर कि सर हाउ टू नो ए लाइन इज सीकेंट
how to know a line is tangent, how to know a line is neither. We already have discussed कि कैसे चेक करोगे कि एक गिवन लाइन और एक गिवन सर्किल, तो लाइन सीकेंट है, टेंजेंट है, नाइदर है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना? ठीक। Do this. रजत, तुम इस बात के लिए कॉमन सेंस इस्तेमाल करना कि जो वो होमवर्क लिखा था सिंगल चॉइस, वो किस चैप्टर के थे। ये भी तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, ठीक है? कि और सभी लोग ब्लैक बुक को रेडी रखना, ठीक है? क्योंकि मेरा नेक्स्ट टारगेट जो होगा, मैं डिफिकल्टी ऑर्डर में चलूंगा, और मेरा डिफिकल्टी ऑर्डर रहेगा नेक्स्ट आई विल मूव टू, किसी भी चैप्टर को मैं लगातार नहीं लूंगा, है ना? क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है, बोरियत हो जाती है, उससे फायदा नहीं होता है। तो अभी तो मैं 2-1 दिन स्ट्रेट लाइन का होमवर्क दूंगा तुमको, हार्डली 2 दिन, नेक्स्ट क्लास, और हो सकता है उसके बाद एक क्लास और हो सकता है, ठीक? बट आफ्टर दैट आई विल गिव होमवर्क फ्रॉम ब्लैक बुक, ठीक? और उसमें तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे पहले, है ना? कि सर पहले टफ चैप्टर कराइए। यार एम का आंसर शायद बहुत गंदा आता है ना? सभी लोगों ने कर लिया ना? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस, तो सेंटर कितना है? 2, -3, और रेडियस कितना है? 4 + 9 13, 13 + 3 16, 4 है ना? मेरी कैलकुलेशन ठीक है? एक बार मुझे देखना पड़ेगा, आई डोंट नो कि आंसर क्या आता है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर 6 + 3m + 5 mod is 4, तो आई थिंक गेटिंग अ क्वाड्रेटिक। यार आर्यन, आई एम नॉट श्योर कि तुम आंसर जो लिख रहे हो कि सही है कि नहीं, आई डोंट नो, ठीक है? करके देखना पड़ेगा। 3m + 11, ये एक्सप्रेशन सही लिख दिया ना मैंने? 6 + 3m, हाँ ठीक ही लिख दिया। 11 + 3m, नहीं डिफिकल्ट आंसर आ रहा है भाई, है ना? कुछ अंडर रूट में आंसर आ रहा है, किसे तो बहुत गंदा आंसर आ रहा है। 144, 25, नहीं 23, सॉरी। देखना सही है क्या? अरे कोई जल्दी से हाँ करो, क्वाड्रेटिक सही लिखी है या नहीं? ठीक, बस अब मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसके आंसर बहुत खराब आ रहे हैं, कुछ अंडर रूट में आंसर आ रहे हैं, तो यू आंसर योरसेल्फ। मैं तो भयानक सा आंसर बना के छोड़ दूंगा कि देखो ये आ रहा है,
-4 इंटू 28 इंटू 23। कैलकुलेशन तुम्हारा काम, खुद सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक, गंदा आंसर आ रहा है। क्विकली, रेडियस मैंने गलत लिखा है सुधांशु, इज इट? एक सेकंड ठहरो। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 3 16। नहीं सुधांशु, सही है, रेडियस सही है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी फॉर्मूला भाई, अंडर रूट, सही था, रेडियस ठीक था। अब 11th के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पेंडिंग है ना, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। हार्ड कॉपी का सेकंड पार्ट में कंफर्म करता हूँ, है ना, कब तुमको मॉड्यूल भेजेंगे। आज आज वापस उनको याद दिलाता हूँ कि क्या हुआ मॉड्यूल का, है ना। मुझे लगभग जेई की पूरी मैथ्स ही बहुत पसंद है ना। मैंने शायद तुम लोगों को साफ कहा हुआ है कि मेरी किसी भी बुक को तभी तुम कर सकते हो जब शीट कंप्लीटली डिस्कस्ड होगी। सही है प्रियम? तो आई थिंक नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए तुम यही करना चाहोगे ना कि किसी फिक्स पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर कांस्टेंट आ जाए। भाई लाइन अगर सर्किल को टच करेगा तो तुम फील कर पा रहे हो ना कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि यूजिंग दिस रिलेशन कुछ मैनिपुलेशन हो करके, है ना, मुझको परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से बराबर रेडियस सम कांस्टेंट, तो तुमको जो भी करना है वो यहां करना है। अब मुझे बताओ, जब तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का थॉट आया तो तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है ना? ठीक है दिशिका, ठीक है।
तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा कि सर अल्फा बीटा पॉइंट से अगर आप इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं ना तो रिजल्ट आता है एल अल्फा एम बीटा 1 मॉड अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल एम स्क्वायर। तो बस यहीं से मुझे फीलिंग आ गई कि यार परपेंडिकुलर डिस्टेंस में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बनता है। तो व्हाट आई डिड इज 5m स्क्वायर, मैंने कहा हटाओ इसको, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्रिएट कर लो। प्योर मैनिपुलेशन, नथिंग एल्स, है ना, बिकॉज मैंने अभी भी हिंट दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, तो दैट फॉर्मूला विल कंटेन दिस क्वांटिटी इन डिनोमिनेटर अंडर रूट। अब 5l स्क्वायर, तो तुम देख पाओगे कि सर दोनों साइड 5l स्क्वायर ऐड करने से, मैंने 5l स्क्वायर ऐड किया है तो क्या दिख रहा है कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 3l प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि आई गेट 3l प्लस 1 मॉड अपॉन अंडर रूट बराबर रूट 5। तो आई कैन रीअरेंज दिस रिजल्ट लाइक दिस। तो क्या अब तुमको आंसर मिल गया? टू दिस लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम 3,0, सी 3,0 से डिस्टेंस इक्वल टू दिस एंड दैट कम्स टू बी रूट 5। इसका मतलब है लाइन ने टच किया सर्कल विथ सेंटर 30 एंड रेडियस रूट 5। तो तुम्हारा रेडियस का आंसर रूट 5, तुम्हारा सेंटर का आंसर 3,0। दिस इज द सर्कल विच दिस लाइन विल ऑलवेज टच, ऑलवेज बी टेंजेंट। ओके, तो कभी कभी तुमको अच्छी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, राइट। चलो आज तुम भी रेस्ट लो, ठीक है, क्लास एंड करते हैं, तो कल मिलते हैं, राइट। आज अब क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल है ना, नया कंसेप्ट शुरू करूंगा तो अननेसेसरी टाइम लगेगा, तो लेट्स स्टार्ट द न्यू आइडिया टुमारो। ओके, चलो बाय, जय हिंद। होमवर्क मेंशन्ड है ना।